आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाद के गुण के बारे में। नाद के जितने सारे गुण हैं उसमें प्रमुख है उसका तीव्रता, उसका स्वरमान, उसका जाति और नाद का सहायक नाद और एक्सेसरी और यानी अन्य नाद और स्वयंभू या सेल्फ जनरेटेड नाद। नाद के गुण में जाने से पहले हम नाद का कुछ स्पेसिफिक फीचर डिस्कस करना चाहते हैं। हर एक नाद एक तरंग यानी वेव होता है और एक जब तरंग होता है उसका एक वेवलेंथ होता है और उसका एक साइकिल होता है। अब वेवलेंथ बोलने से हम समझते हैं कि हर एक नाद का जो वेव फेज होता है वो अगर सिमिलर है तो उन दोनों का डिस्टेंस को बोलता है वेवलेंथ। अब जब दोनों कॉन्जिक्यूटिव फेज सेम होता है तो ये तब इसे कहते हैं एक साइकिल। अब अगर एक साइकिल एक स्पेसिफिक टाइम यानी 1 सेकेंड में होता है तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अब ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज और हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकेंड। सबसे पहला जो नाद का प्रॉपर्टी यानी उसका गुण है वो है उसका तीव्रता यानी एम्पलीट्यूड। ओके, तो तीव्रता सबसे हम आसान तरीके से समझे तो अगर हम किसी साउंड बॉक्स का वॉल्यूम अप करते या डाउन करते हैं तो जैसे साउंड का जो तीव्रता बढ़ता है और घटता है तो उसे ही उसका एम्पलीट्यूड बोलता है। और अगर ये फेज डायग्राम देखेंगे तो जो साउंड का एम्पलीट्यूड यानी उसका तीव्रता जितना ज़्यादा होगा उसका जो पीक का साइज है, पीक का जो लेंथ है वो लेंथ उतना बड़ा होगा, पर फेज सेम ही रहेगा। मतलब एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है वॉल्यूम का उसका सेम ही रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके ये समझते हैं। आप लोगों ने देखा कि जब हम एक ही साउंड को थोड़ा सा जोर से और उसका वॉल्यूम घटा के हम प्ले किए तब ये ग्राफ में क्या हुआ, ये ग्राफ में उनका जो एम्पलीट्यूड का हाइट है मतलब उनका जो पीक का हाइट है वो इंक्रीज यानी बढ़ गया यानी वो घट गया। तो हम इसे बोलेंगे एक नाद का एम्पलीट्यूड यानी उसका तीव्रता। अब हम डिस्कस करेंगे नाद का दूसरा गुण यानी उसका स्वरमान या पिच। अब ये पिच फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि अगर ये साइन वेव यानी साइन तरंग या नाद तरंग में अगर 2 फेज सेम रहता है तो उसका डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। और ये 2 फेज अगर सेम रहेंगे तो ये जो घटना है इसे हम बोलेंगे एक साइकिल। और साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। अब जिसका साइकिल 1 सेकेंड में जितना ज्यादा होगा उन साउंड का पिच उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सोचिए कि अगर सा का साउंड है 240 हर्ट्ज मतलब 240 साइकिल पर सेकेंड, तो पा का साउंड होगा 360 हर्ट्ज यानी 360 साइकिल पर सेकेंड। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में सा का अगर 240 फेज होता है तो पा का होता है 360 फेज। मतलब सा से पा पिच के हिसाब से बहुत ऊंचा है। तो इसे हम म्यूजिक के स्टाइल में बोलते हैं कि स्वर ऊंचा है या नीचा है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके ये समझते हैं। आपने नोटिस किया कि जब हम सा से पा बजाए तब क्या हुआ, तब ये हुआ है कि ये जो ग्राफ में जो वेव था उसका लेंथ छोटा हो गया। मतलब ये सेम जगह में अगर पहले 3 पीक था अब 4 यानी 5 पीक आ गया। तो मतलब जब हम तीखा स्वर में मतलब हम अगर ऊंचा स्वर में बात करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, सो दैट्स वाई उसका वेवलेंथ कम होगा। और अगर हम नीचे मतलब खरच के तरफ बात करते हैं मतलब थोड़ा सा नीचे वाला स्वर को लेके बात करते हैं यानी गाते बजाते हैं तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और उसका जो जितना सारा पीक है वो थोड़ा कम होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम सा को एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी देते हैं तो उसके बाद रे ग म प ध नि हम जैसे ऊपर जाएंगे तो हर एक नोट का फ्रीक्वेंसी यानी पिच ये बढ़ता जाएगा।
ठीक है। नाद के जो तीसरे गुण है उसका नाम है जाति यानी टिम्बर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कि हम कोई कॉम्पोजिशन या कोई साउंड, सेम साउंड हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में बजाए या गाए तो वो क्या अलग हो जाएगा? नहीं होगा। नाद के हिसाब से वो सेम रहेगा, पर कोई एक तो चीज है जिससे हमें पता चलता है कि ये आवाज है या बांसुरी से आ रहा है या पियानो से बज रहा है। तो ये जो क्वालिटी है नाद का कि उसका सोर्स कहाँ है, तो उसे हम बोलते हैं नाद का जाति। ठीक है। इस एग्जाम्पल में नोटिस करने के बाद देखे आपने, ये जो है कि बांसुरी और पियानिका में बजाया गया सेम म्यूजिकल नोट्स कैसे अलग सुनने में हम लोग को लगा। तो यही नाद का एक प्रॉपर्टी है कि इसका सोर्स का हिसाब से ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जाति यानी तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नाद यानी ओवरटोन नाद का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। अब नेचर में ऐसा कोई साउंड नहीं जो अकेला उत्पन्न होता है। हर एक नाद खुद में और भी कोई नाद लेके उत्पन्न होता है। तो जो एक्स्ट्रा नाद वो लेके आते हैं उसे हम बोलते हैं ओवरटोन। अभी ये सहायक नाद तो कोई ऐरा गैरा साउंड है नहीं, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्योंकि जो मुख्य नाद होता है अगर उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है तो हम ऐसे सहायक नाद का फ्रीक्वेंसी झट से निकाल सकते हैं। वो कैसे? कि जो सहायक नाद होता है वो जो मुख्य नाद होता है उसका फ्रीक्वेंसी का n नंबर तक पूर्ण संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। सोचिए सा का फ्रीक्वेंसी है ऐसे 240 हर्ट्ज। तो अगर हम कोई तार में सा को छेड़ेंगे तो उसमें फर्स्ट जो सहायक नाद होगा तो वो होगा सा इंटू 2 मतलब 480 हर्ट्ज। अब उसका दूसरा जो सहायक नाद उससे आएगा वो होगा 240 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। ऐसे करके तीसरा आएगा 960 और चौथा आएगा 1200। अब देखिए ये नंबर तो हम ऐसे गुना कर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके nth नंबर तक गुण कर सकते हैं। पर ये जो नाद सहायक नाद उत्पन्न होता है इसका इंटेंसिटी बहुत कम होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तो ऐसे परसेप्शन का चीज है, मतलब ये अनुभव का चीज है। सब लोग को ये परसिव नहीं भी होता है। तो ऐसे माना जाता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा तक हम ऐसे अच्छे तरीके से सुन सकते हैं अगर फील करेंगे तो। ठीक है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये सहायक नाद यानी ओवरटोन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। और इसको लेके हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें तानपुरा का स्टाइल और तानपुरा का जो फिजिक्स है वो भी आएगा। ठीक है। अब नाद का जिस गुण लेके हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एक्सेसरी टोन्स। ये एक्सेसरी है क्योंकि इसके अंदर भी 2-3 टाइप होता है और ये 2-3 टाइप नियर अबाउट सिमिलर ही होता है। ठीक है। तो वो होता है फर्स्ट अनुनाद यानी रेजोनेंस, दूसरा नाद का गूंजना यानी रिवर्बरेशन और तीसरा है प्रतिध्वनि यानी एको। आप लोगों ने क्या ये कभी फील किया कि घर के बगल में कोई अगर भारी भरकम काम होता है या फिर कोई भारी गाड़ी चले जाते हैं या फिर कोई बैंड पार्टी जाते हैं तो घर का दीवारें घर का कुछ चीज कांपने लगते हैं? तो ये भी नाद का एक अच्छा प्रॉपर्टी है। तो इसे हम बोलते हैं अनुनाद या रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है अगर कोई नाद का सोर्स को छोड़ के दूसरा कोई चीज वो नाद के लिए कांपने लगते हैं तो उसे हम बोलेंगे अनुनाद। अन्य नाद का जो दूसरा पहलू है वो है रिवर्बेशन, रिवर्ब और साउंड का जो गूंज होता है वो। अब हर एक म्यूजिशियन को रिवर्ब के बारे में पता है। रिवर्ब का मतलब है कि अगर कोई साउंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब बगल में है ऐसा कुछ चीज से रिफ्लेक्ट होके आते हैं और डिफरेंट हिस्सों में बढ़ जाते हैं तो वो मुख्य जो नाद होता है जो मेन नाद होता है उससे मिलके एक अच्छा खासा स्लो रिवर्बरेशन
यानी स्लो कंपन, एक्स्ट्रा कंपन उसमें ऐड करता है, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्बेशन। अन्य नाद यानी एक्सेसरी टोन का जो आखिरी पहलू है वो है प्रतिध्वनि यानी एको। अब एको के बारे में तो कुछ बोलना है ही नहीं, क्योंकि हम जब भी पहाड़ में जाते हैं तो ऐसे तो बहुत चिल्लाते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होके हम लोग के पास आवाज के आते हैं। ठीक है, हर एक मूवी में यह दिखाया जाता है, हर में कुछ है। तो ये भी नाद का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पर इसमें क्या है, ये रिवर्ब के तरह ही है, पर इसका जो मेन फैक्टर है कि एको होने के लिए मिनिमम 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। नाद का जो गुण है उसका आखिरी चैप्टर है स्वयंभूनाद यानी सेल्फ जेनरेटेड नाद। अब बहुत सारे गुणीजन जो पहले बताया गया है ओवरटोन यानी सहायक नाद, उसे स्वयंभूनाद बोलते हैं, पर मेरे मत से और मैक्सिमम जो फिजिसिस्ट होता है उसके मत से वो स्वयंभूनाद नहीं होता है। स्वयंभूनाद होता है कि अगर एक नाद से और एक से ज्यादा नाद का मिलने से अगर कोई नया नाद क्रिएट होता है उन दोनों के साथ साथ, तो उसे हम बोलते हैं स्वयंभूनाद यानी सेल्फ जेनरेटेड नाद। मतलब वो नाद पहले नहीं था पर अब जेनरेट हो गया। स्वयंभू नाद भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही आता है। अब एक एग्जाम्पल लेके हम इसे समझते हैं। सोचिए कि सा का फ्रीक्वेंसी 240 है और पा का 360 है। अगर हम ये दोनों तार को एक साथ छेड़ेंगे तो इसका जो स्वयंभूनाद आएगा, इसका सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या होता है? फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव नाद, यानी इन दोनों को अगर हम एक से बात दे देते हैं एक को, तो उसे हम बोलेंगे वियोगात्मक नाद यानी डिस्ट्रक्टिव नाद। तो उसमें क्या होगा, तो हम पा से सा को बात दे देंगे, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी नंबर से, तो हमें मिलेगा 120 हर्ट्ज। पर इंटरेस्टिंगली देखिए कि पहले सा का था 240 और पा का था 360, पर हमें मिला है सिर्फ 120 हर्ट्ज। अब इसका ऑपोजिट भी है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव नाद, यानी उसमें सा और पा दोनों मिलके उन दोनों का वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मतलब सा का 240 और पा का 360, तो दोनों मिला के हुआ 600 हर्ट्ज। तो देखिए कितना मजेदार चीज है। तो एक एग्जाम्पल लेके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हम ये देखते हैं। तो आपने एग्जाम्पल पे देखा, जब हम साउंड ए प्ले किए, साउंड बी प्ले किए, अब ये दोनों साउंड को एक साथ प्ले किए, तो अगर आप ठीक से सुनेंगे तो उसमें एक नया साउंड आ गया है। ठीक है, और वो है इन दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन होता है वो फ्रीक्वेंसी। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जितना सारा एंशिएंट इंडियन म्यूजिशियन थे उन सब लोग को ये सब कुछ पता था, और उन लोगों का शास्त्रों में ये हम लोगों को बता के गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि जो स्वरस्थान है वो 3 है, उदारा, मुदारा और तारा। तो इससे हमको जो साउंड का ऊंचा नीचा, मतलब उसका इंटेंसिटी भी मिलता है और उसका पिच का जो एंशियंट जो थियोरी है वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब इको, ओवरटोन, सहायक नाद, स्वयंभूनाद, ये तो किताब में ही मिलता है। तो मतलब ऐसे मत मानिए कि ये वेस्टर्न का दान है, पर मिलता है। पर जितना सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो अब नया आया है और वो भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। थैंक यू।